हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिशा बुक का सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी हमारे, और उसी कड़ी में 7 क्लासें हो चुकी है और आज है क्लास नंबर 8, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके राठौड़ राजवंश। ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं कि राठौड़ राजवंश से आज तक यानी कि 2025 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं और उनकी व्याख्या भी देखने वाले हैं, ताकि आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सके। ठीक है ना भाई। और इससे पहले है वो 7 क्लास आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ उनको देख लो पहले। और अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है वो दिशा का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। राठौड़ राजवंश, इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिणी की एक जाति थी। यानी कि राठौड़ शब्द जो है वो कौन से शब्द से बना है जो कि दक्षिण के अंदर एक जाति के नाम से भी वो फेमस है, तो वो आपके आ जाएगी राष्ट्रकूट से बना है राठौड़ शब्द। ठीक है ना भाई, इसकी व्याख्या देखो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना, ताकि अगली कोई भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दिशा बुक के साथ साथ और हमारा देखो, एक तो चल रही है कलाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीड के लिए चल रही है, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। और एक 4th ग्रेड टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो वो भी अगर आप तैयारी कर रहे हो उसकी, तो वो भी जाके ज़रूर देखना है। रीड लेवल 1, लेवल 2 के अंदर साइंस और लेवल 2 के अंदर SST, इनके पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं कलाम अकेडमी के। और 4th ग्रेड के भी कलाम अकेडमी टेस्ट सीरीज है, उसकी सॉल्यूशन चल रहे हैं, तो जाके ज़रूर देखना है आपको। तो देखो इसका भी व्याख्या देखो क्वेश्चन नंबर 1 की। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं, राष्ट्रकूट के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रट्ठड़ उट है, जिससे राट उट यानी कि राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिस्टिक या फिर लटिक या फिर रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप है, जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रकूट शब्द राठौड़ शब्द और राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से भी विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। यानी कि जब तक औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक वो अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा था, तो वो आपका आ जाएगा मारवाड़ राजवंश है, जो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहा था भाई। मारवाड़ राज्य एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के जो राठौड़ राजवंश है, इनके संस्थापक कौन थे? तो वो आपका जाएगा राव सिंह। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखा है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई थी। और राव सिंह के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चुंडा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया था। यानी कि राव चुंडा ने है वो मंडोर को जीत करके इसको राजधानी बनाया था। और ऐसा कहा जाता है कि मंडोर है वो चुंडा को दहेज में मिला था, तो मंडोर दहेज में मिलते ही इसको अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वो आपके आ जाएगा राव चुंडा। राव चुंडा ने भाई मंडोर को सबसे पहले राजधानी बनाने का श्रेय वो चुंडा को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? तो कौन सा शासक था जिसका शासनकाल जो है वो 50 वर्ष तक था? तो वो आपका जाएगा राव जोधा का जो शासनकाल है वो बरोबर 50 वर्ष तक का रहा था भाई। व्याख्या देखो इसकी। राव जोधा 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोकरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। और शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में मंडोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर शहर की नींव रख करके उसे अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया था। राव जोधा ने जोधपुर में चिरेटुक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, जिसे हम मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। और राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा
जोधा को जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सुल्तान की सेना को परास्त किया था। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो जोधपुर के प्रतापी राजा है, प्रथम प्रतापी राजा, वो राव जोधा रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? तो वो आपके आ जाएगा 1459 के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की स्थापना की? तो वो आपके आ जाएगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में। ये आपको ध्यान रखनी है अभी, मंडोर यहाँ पे है, इससे 6 मील दक्षिण के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जो कि सिरटुक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ या फिर मयूर ध्वजगढ़ किले का निर्माण करवा के शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें दे रखा है देखो, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, उसने बीकानेर के राव जैत सिंह को परास्त किया था। तो इसमें भाई लगभग सभी सही लग रहे हैं, क्योंकि उसने जैत सिंह को परास्त किया था, गंगा की हत्या की थी, और खानवा के अंदर भी इसने संगा का सहयोग किया था, और इसकी माता का नाम पद्मा कुमारी जो कि मेवाड़ से संबंधित थी। तो इसमें और क्या दे रखा देखो, मालदेव है वो गंगा या गंगा का ज्येष्ठ पुत्र मालदेव जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता राव गंगा को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो यानी कथन नंबर 1 अगर आप मानो तो इसमें ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि बोनस मिला था इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसमें आप क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत मान सकते हो, क्योंकि ये सिरोही की राजकुमारी थी और यहाँ दे रखा है पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी, तो ये आप इसको गलत कह सकते हो। लेकिन सिरोही है वो भी मेवाड़ का ही उस समय हिस्सा था, तो गलत भी कह सकते हो, और बोनस भी दिया है तो वो भी सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इन्होंने फारसी इतिहासकार ने हस्मत वाला शासक तथा फरिश्ता व बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थ राजकुमार कहा है। यानी कि ये सारी की सारी जो है मालदेव के बारे में कहा गया है कि इन्हें, इनकी मालदेव को फारसी इतिहासकार था जिसने इनको हस्मत वाला शासक बोला है, ठीक है ना। और फरिश्ता और बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार के नाम से भी इनको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? तो हस्मत वाला शासक है वो मालदेव को कहा जाता है भाई। तो किसने कहा था? देखो, अबुल फजल ने भी कहा था, बदायूनी ने कहा था, और निज़ामुद्दीन औलिया ने भी कहा था कि जो जोधपुर के शासक मालदेव है वो हस्मत वाले शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव गंगा को उसके पुत्र यानी कि मालदेव ने ही मारा था, तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता पूछे तो वो मालदेव रहने वाला है, और पिता को मार करके मालदेव है वो राजा बन गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो साहिबा का युद्ध हुआ था वो राजस्थान के अंदर किस वर्ष लड़ा गया था? तो वो अपने रह जाएगा 1541 से लेकर 1542 ईस्वी के मध्य साहिबा का युद्ध हुआ था। इसकी व्याख्या देखो, कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया, और 1541-42 ईस्वी में पहुपा या फिर साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया था। तो बीकानेर के राव जैत सिंह के साथ युद्ध हुआ था, उसमें है वो इसको बीकानेर के राव जैत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राठौड़ शासक जो 52 दुर्गों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है वह कौन है? यानी कि 52 युद्धों का तो नायक था और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, तो वो आपका आ जाएगा मालदेव। व्याख्या देखो इनकी, फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, और मारवाड़ की ख्याति के अनुसार भी मालदेव 52 दुर्गों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता के अंदर है, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी कि सोजत पाली वाला दुर्ग, मालकोट मेड़ता वाला दुर्ग और पोखरण दुर्ग का निर्माण है वो मालदेव ने करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी, और इसके अंडर है वो 58 परगने चल रहे थे, यानी कि 58 परगनों पर इसका अधिकार था भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया। तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितने एग्जाम के अंदर आया हुआ है भाई। तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो वो आपका आ जाएगा जनवरी 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध है वो लड़ा गया था। और इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, मालदेव की सेना ब्यावर जिले के जैतरण या सामेल युद्ध 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई थी। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी कि इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जैता और कुंपा है वो मारे गए थे। और बीकानेर के राव कल्याणमल और मालदेव के पूर्व सामंत बीरदेव ने सुमेल गिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी वही। यानी कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है, जो कि ब्यावर जिले के अंदर हुआ था 1544 के अंदर। और इसमें मालदेव को है वो हार का सामना करना पड़ा था और बहादुर शाह है इसमें शेरशाह है वो इसमें जीत गया था। और इस समय शेरशाह ने कथन कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरी सुमेल का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है जनवरी 1544 के अंदर। नेक्स्ट देखो, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए थे। तो कौन कौन वीर सेनानायक थे जो गिरी सुमेल युद्ध 1544 के अंदर मारे गए थे? तो वो आपके आ जाएगा भाई जैता और कुंपा है वो मालदेव के वीर सेनानायक थे, जो कि गिरी सुमेल के युद्ध में ब्यावर के पास में 1544 ईस्वी के अंदर मारे गए थे। नेक्स्ट देखो, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। यानी कि गिरी सुमेल युद्ध के अंदर मालदेव के विपक्ष में दो राठौड़ राजपूत लड़ रहे थे, उसमें से कौन कौन थे? तो इसमें आपका आ जाएगा एक तो बीरमदेव और एक राव कल्याणमल जो है वो शेरशाह के साथ में गिरी सुमेल के युद्ध में है वो मालदेव के विपक्ष में लड़ रहे थे भाई। तो बीरमदेव और कल्याणमल, क्योंकि बीकानेर जो था पहले वो साहिबा का जो युद्ध हुआ था उसमें मालदेव ने जीत लिया था, तो वहाँ पे वो मालदेव का अधिकार था। तो ये दोनों बीकानेर वाले अब हो गए क्या, बेघर हो गए। तो ये दोनों गए सीधे शेरशाह सूरी के पास और शेरशाह को बोला कि जैसे तैसे भी करके इस मालदेव को हराओ और हमारा बीकानेर वापस हमें दिलवाओ। तो फिर इन्होंने आक्रमण किया वापस मालदेव पर, जो होता है फिर गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर। तो ये तो फिर इनके कहने पर आया, तो ये तो इनका साथ देगा ना भाई, शेरशाह का साथ देगा, क्योंकि इनके कहने पर तो शेरशाह आया था। इसलिए बीरमदेव और राव कल्याणमल ने शेरशाह का साथ दिया था गिरी सुमेल के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया उस समय मारवाड़ का शासक था आपके राव मालदेव जी थे। 1544 गिरी सुमेल युद्ध ब्यावर जिले में और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य जैता और कुंपा इसमें लड़े थे। ठीक है ना, सारे फैक्ट एक साथ याद कर लो वापस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गया था? यानी कि बिना लड़े ही वो युद्ध को छोड़ करके चला गया था। तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो आ जाएगा आपके गिरी सुमेल का युद्ध था। इसमें मालदेव है वो बीच में ही युद्ध को छोड़कर चला गया था। ठीक है ना, इसमें हुआ ऐसा था कि जैसे जैता और कुंपा थे, तो शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा था कि कैसे भी करके शेरशाह सूरी के जो जैता और कुंपा है उनको अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। तो वो तो इनकी ओर आया नहीं, लेकिन मालदेव को इस प्रकार विश्वास दिला दिया कि हाँ भाई जैता और कुंपा जो है वो शेरशाह के साथ मिल गए हैं और अब वो बीच युद्ध में मेरे को ही मारेंगे। तो मालदेव बेचारा डरता हुआ यहाँ से भाग के चला गया और पीछे जैता और कुंपा दो अकेले बच गए और सामने पूरी सेना थी। तो जैता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे भाई। व्याख्या देखो इसमें, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। ये देखो यहाँ पे वो षड्यंत्र किया था शेरशाह सूरी ने कि जो नकली जाली पत्र थे वो मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जैता और कुंपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। और ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया था और रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर के वापस लौट गया था। यानी कि आधे से ज़्यादा सेना तो वापस लेकर के यहाँ पे आ गया था दुर्ग के अंदर और मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान ने अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। यानी कि जो नरा राजपूत थे वो 3000 सैनिक लेकर के
अपने राजपूत सैनिकों के लेकर युद्ध के लिए आगे आए और अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जैता और कुंपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। कहा कि मालदेव जी ने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन हम मालदेव जी के साथ हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पूरा विश्वास था इनको। इस युद्ध में राठौड़, जैता, कुंपा और पंचायन, करमसोत, सोनगरा, अखिराज, नरा, चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत ही मुश्किल से विजय प्राप्त हुई थी। अगर यहाँ पे मालदेव युद्ध मैदान छोड़कर नहीं भागता और पूरी सेना लड़ती एक साथ, तो भाई यहाँ पे शेरशाह की पराजय निश्चित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है भाई? तो वह आपके आ जाएगी रानी उमादे जो है वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। व्याख्या देखो, रानी उमादे जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री और जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर वो साथ में सती भी हो गई थी। यानी कि जीवन भर रूठ कर रहने वाली रानी कौन है? तो आपके आ जाएगी उमादे, जो कि जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? यानी कि मोटा राजा ने जो मोटा राजा उदय सिंह था, उसने अपनी पुत्री थी जिसका नाम था जगत गोसाई, उसका विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो वह आपका आ जाएगा सलीम के साथ इनका विवाह होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्याख्या देखो पहले इसकी। तो मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई, जो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से शासक बने थे, के साथ किया था। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का नाम ध्यान रखना भाई मानमती या फिर मानीबाई, जो कि जगत गोसाई नाम से फेमस हुई थी और जहांगीर के साथ इनकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? यानी कि कौन सा राजपूत शासक था जिसने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? तो वह आपके आ जाएगा मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह तो इसका क्या था भाई? समधी था भाई, क्योंकि इसने अपनी बेटी या वो अकबर के बेटे को दे रखी थी, तो युद्ध तो क्यों करेगा भाई? युद्ध ना करे इसके लिए तो लड़की दी थी। तो मोटा राजा उदय सिंह था जिसने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों से निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण भी नहीं किया? तो वह आपका आ जाएगा मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मारवाड़ के राव चंद्रसेन है वो, जो मुगलों से लड़ते रहे थे भाई। और इसकी व्याख्या देखो, राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा और चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण मारवाड़ का प्रताप या फिर प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और मारवाड़ के अपने चंद्रसेन जी है, इन्होंने भी अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी भाई। इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी या फिर पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं, क्योंकि इनको जितना सम्मान या जितना इतिहास में लिखना चाहिए उतना इनको कहते हैं ना वो नहीं महत्व दिया गया, इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक जो है वो अपने आ जाएंगे राव चंद्रसेन जी। नेक्स्ट देखो भाई, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। तो वह आपका आ जाएगा राव चंद्रसेन जी को मुगल विरोधी कार्रवाई करने की दृष्टि से इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रपथ भी माना जाता है या पथ प्रदर्शक भी माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? यानी कि चंद्रसेन का कौन सा भाई था जो अकबर के पास जाकर के सहायता मांगी कि चंद्रसेन को हटाओ और मेरे को वहाँ के राजा बनाओ? तो इसमें आपके रहने वाला है राम सिंह जी। राम सिंह जी ने कहा कि भाई जाके उसको हटाओ पहले और मेरे को राजा बनाओ, ठीक है ना।
और इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। 1564 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो सेना किसके नेतृत्व में आई थी? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में आई थी। और कौन बुला के लाया? तो राम सिंह लेके आए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो अकबर की शाही सेना जो थी वो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। उस समय शासक राव चंद्रसेन थे और बुलाने के लिए कौन गया था? तो राम सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो बद्राजूण नामक स्थान पर चंद्रसेन जी ने वापस सेना को इकट्ठी किया था और वापस युद्ध करने के लिए रवाना हुए थे भाई। इसकी व्याख्या देखो, 1565 में राव चंद्रसेन ने बद्राजूण में रहकर मुगलों की फौज का मुकाबला किया और 1571 में बद्राजूण का त्याग कर सिवाना की ओर चले गए थे। फिर सिवाना में ही रहे थे काफ़ी दिनों तक। तो इसमें आपके आ जाएगा 1565 के अंदर और बद्राजूण के अंदर वापस सेना को इकट्ठा किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1574 में चंद्रसेन ने विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? यानी कि राव चंद्रसेन ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो अकबर ने कहा कि उस विद्रोही को सज़ा देनी है, तो उसके लिए किसको भेजा? तो वो आपके आ जाएगा बीकानेर के राजा राय सिंह जी भी। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो, अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा था, लेकिन राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली और राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ फत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलाद और काणुजा पहाड़ियों की तरफ चले गए थे और शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी के अंदर जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया था। यानी जलाल खां को तो चंद्रसेन ने वहीं पर निपटा दिया था भाई। तो 1576 के अंदर शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में भी असफल रही थी। यानी कि चंद्रसेन जी ने कहता ना कि भाई जंगल के अंदर रहना स्वीकार था, लेकिन किसी के अधीन रहना स्वीकार बिल्कुल भी नहीं था। तभी इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन है वो खालसा रहा? तो इसमें आपकी अवधि रहने वाली है भाई 1581 से लेकर 1583 तक है वो खालसा घोषित कर दिया गया था। खालसा का मतलब होता था कि जैसे कोई राज्य है उसमें कोई भी राजा नहीं होगा, उसका सीधा कंट्रोल है वो दिल्ली से जो मुगल बादशाह है वही करेगा। तो इसमें 1581 से लेकर 1583 तक इसको खालसा घोषित किया गया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से लेकर 1583 तक 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलहत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया था। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और फिर मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानमती या मानबाई या जगत गोसाई का शादी है वो जहांगीर के साथ करवा दी ताकि आगे भी शांति बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो वह आपके आ जाएगा राव सुरसिंह जो है, इनको सवाई राजा की उपाधि दी थी और अकबर ने दी थी। ठीक है ना। व्याख्या देखो, 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सुरसिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा गजय सिंह किस राज्य के शासक थे? तो महाराजा गजय सिंह अपने जोधपुर राज्य के शासक थे। व्याख्या देखो, जोधपुर के महाराजा गजय सिंह प्रथम का कार्यकाल 1619 से लेकर 1638 तक रहा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दम्ब की उपाधि है वो किसे दी थी? दल दम्बन की उपाधि है वो किसे दी गई थी? यानी कि जहांगीर ने दी थी। और दल दम्बन की उपाधि किससे प्रदान की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि जहांगीर ने दल दम्बन की उपाधि अब किसे दी? तो वो आपके आ जाएगा गजय सिंह को जहांगीर ने दल दम्बन की उपाधि दी थी। इसकी व्याख्या देखो, महाराजा गजय सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात और 4000 सवार का पद देकर भेजा था और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने दल दम्बन यानी कि फौज रोकने वाला, यानी कि अकेला बंदा है जो पूरी फौज को रोक सकता है, इसलिए उनको दल दम्बन की उपाधि दी गई थी भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। तो राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? तो जसवंत सिंह के संरक्षक थे अभी आपके राज सिंह जी कुंपावत। और राज सिंह जी कुंपावत इनके संरक्षक थे और इनके कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण कहा गया था कि किसी ऐसे व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी ताकि आपकी ये जो बीमारी है वो सही हो सके। तो राज सिंह जी कुंपावत ने अपने इच्छा से बलि दी थी कि मेरी बलि ले लो और इनकी है वो बीमारी सही होनी चाहिए। तो आज राज सिंह जी की बहुत ही अच्छी छतरी बनी हुई है यहाँ पे कागा जोधपुर के अंदर, जो कि 18 खंभों की छतरी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। 18 खंभों की छतरी राज सिंह जी कुंपावत की है, जो कि जोधपुर के अंदर सबसे अच्छी छतरी है भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। बादशाह शाहजहाँ ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया गया था। राजकार्य चलाने के लिए अशोक के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री और उनका संरक्षक नियुक्त किया गया था। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे और शाहजहाँ ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा का खिताब भी सम्मानित किया था। इनके महाराजा का इसको खिताब भी दिया था भाई। तो इनके संरक्षक कौन थे भी? राज सिंह कुंपावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय वो कितने मनसब इनको प्रदान किया गया? तो वो आपका जाएगा 4000 तो जात थे और 4000 ही सवार थे, यानी कि टोटल 8000 थे, लेकिन 4000 जात और 4000 सवार का मनसब इनको दिया गया था। व्याख्या देखो इनकी। 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को खिलत, जड़ऊ, जमदर और टीका दिया तथा उसे 4000 जात और 4000 सवार का मनसब देकर के मारवाड़ का शासक स्वीकार किया था। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई और आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि करके 5000 जात और 5000 ही सवार का मनसब प्रदान किया गया। 23 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुँचे और जहाँ अपनी गिद्दी नसीनी का उत्सव किया गया, यानी कि उत्तराधिकारी जो कार्यक्रम हुआ था वो उसके बाद हुआ था, 30 मार्च 1640 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत आपके एमपी के अंदर स्थित है, जो कि उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह जी पहले है वो जो दारा सिको था उसकी ओर से लड़ रहे थे, तो इनको फिर वहाँ पे पराजय का सामना करना पड़ा था भाई। तो धर्मत का युद्ध कब होता है? तो 1658 में होता है और मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। व्याख्या देखो इसकी। जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा धर्मत यानी कि उज्जैन एमपी के युद्ध में 16 अप्रैल 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहाँ ने इन्हें महाराजा की उपाधि भी प्रदान की थी। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को भेजा था और धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने की बजाय सम्मानित भी किया था, क्योंकि फिर जसवंत सिंह है वो वापस औरंगजेब की ओर आ गया था, तो इन्होंने फिर दंड नहीं दिया, इनको सम्मानित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? यानी कि सामूगढ़ के युद्ध में जब पता चला कि दारा की वो पराजय हो गई तो किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो थे अपने महाराजा जसवंत सिंह जी। इन्होंने फिर कहा कि हम तो अब औरंगजेब के अधीन ही काम करने वाले हैं, क्योंकि यही मुगल बादशाह बनेगा तो आगे परेशान नहीं करेगा, इसलिए इसके अधीन हो जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो वो युद्ध आ जाएगा आपके धर्मत का युद्ध उज्जैन एमपी के अंदर हुआ था 1658 के अंदर, जिसमें औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य हुआ था और इसमें जसवंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोरई का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो दोरई का जो युद्ध है वो औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य होता है, ठीक है ना। व्याख्या देखो, 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य दोरई का युद्ध यानी कि अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था भाई। और आमेर के जय सिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया और सम्राट औरंगजेब ने पुनः उनके खिताब और मनसब बहाल कर दिए और 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात की सूबेदारी भी सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो खजवा के युद्ध जो कि 1659 में हुआ था, उसमें औरंगजेब का साथ है वो किसने दिया? तो वो आपका आ जाएगा जसवंत सिंह जी ने खजवा के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था भाई। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखो। जब शुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उनके विरुद्ध चल पड़े और खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी, क्योंकि औरंगजेब और जसवंत सिंह अब दोनों साथ में लड़ रहे थे भाई। तो इसमें औरंगजेब की विजय होती है और शुजा जो है उसकी पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह जी को है वो गद्दी पर बैठाने के लिए सहयोग किया था, क्योंकि अजीत सिंह जो है वो जसवंत सिंह के पुत्र थे और जसवंत सिंह और औरंगजेब के आपको पता ही है शुरुआत से कैसे संबंध थे, कभी मन मुटाव होते, कभी दोनों साथ आ जाते। तो इसने कहा कि अब जोधपुर पे अजीत सिंह को नहीं बैठने दूंगा। तो फिर दुर्गादास जी ने इनका पूरा सपोर्ट किया और मारवाड़ के राज सिंह जी के पास चले गए शरण में, और फिर राज सिंह जी ने बहुत हेल्प करके इनको राजा बनाया था भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। अजीत सिंह राठौड़ 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया था और मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया कि अब ये खालसा घोषित नहीं करना है, इसको अब अजीत सिंह जी को शासक बनाओ। इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष चला था दुर्गादास जी के नेतृत्व में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। यानी कि जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक जोधपुर पर शासन नहीं करने दिया था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो दुर्गादास राठौड़ ने अपनी सेना इकट्ठी करके जोधपुर पर अधिकार करके अजीत सिंह जी को वापस राजा बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय भी है? तो कौन से राजा को गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो वह आपका आ जाएगा महाराजा अजीत सिंह जी को गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय भी दिया जाता है भाई। व्याख्या देखो इसकी। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दुआ और दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्धार आदि ग्रंथों की रचना की थी तथा जसवंत सिंह थड़ा जो है इसका निर्माण भी और मंडोर के अंदर और फतेह महल जोधपुर के अंदर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर के अंदर और आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण भी करवाया था भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो कौन से मराठा के दरबार में लेके गया था? तो वहाँ पे थे संभाजी मराठा। औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था अकबर, उसे वो संभाजी के पास लेके चले गए थे। व्याख्या देखो भाई इसकी क्या दे रखी है। औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया, किंतु दोरई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण यानी कि दुर्गादास के साथ में मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। संभाजी की शरण में कहाँ चले गए थे? कोंकण चले गए थे वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह जी को है वो कान का कच्चा कहा था भाई। किसको कहा था? तो अजीत सिंह जी को कान का कच्चा शासक भी कहा था। व्याख्या देखो इसकी। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? तो जब मारवाड़ से अजीत सिंह ने दुर्गादास को निकाल दिया था राजा बनने के बाद, तो मेवाड़ के अंदर चला गया था राज सिंह जी के पास और राज सिंह जी ने इन्हें हाकिम का पद दिया था भाई। व्याख्या देखो इसकी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया था और वीर दुर्गादास के सहायता से किया था भाई। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए थे। इसलिए इनको कान का कच्चा कहते हैं, क्योंकि किसी ने कोई दो बात इनको बोल दी होगी
कि आपके बारे में ये बोल रहे हैं या आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इन्होंने मान लिया और अपने जो सबसे स्वामी भक्त थे उनको यहाँ से निकाल दिया। इसीलिए वीर जी ओझा जो है उन्होंने कहा था कि अजीत सिंह जो है वो कान का कच्चा शासक है भाई, किसी की भी बात पर भरोसा कर लेता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध जो है वो अजीत सिंह जी को और वीर दुर्गादास राठौड़ को आश्रय दिया था। व्याख्या देखो भाई इसकी, गोराधाई ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया था और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खिची को सौंप दिया और मुकुंददास खिची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया था। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की गई तथा वयस्क होने पर प्रकट किया गया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की थी भाई, यानी कि गोराधाई का भी इसमें अहम रोल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किस शासक के शासनकाल में होती है? तो वो आपके आ जाएगा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना होती है भाई। व्याख्या देखो इसकी, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट देखो, 1818 की संधि के पश्चात, यानी कि 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो संन्यास लेने वाले शासक कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा महाराजा मान सिंह जी जो है उन्होंने 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के मान सिंह जी जो है उन्होंने संन्यास ले लिया था। व्याख्या देखो, जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों से साइक संधि कर संन्यास ले लिया था कि अब संधि हो गई है, अब आप संभालो ना, आप जानो ना, आपको काम जाने, मैं तो ले मारे संन्यास, ठीक है नहीं? तो संन्यास लेके यहाँ से चले गए थे भाई। नेक्स्ट देखो, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभय सिंह और बुलंद खां के मध्य जो अहमदाबाद का युद्ध होता है इसका आंखों देखा जो वर्णन मिला है ये कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया था? तो वह आपके आ जाएगा राज रूपक के अंदर इसका आंखों देखा वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा भाई। व्याख्या देखो इसकी, महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णिदान ने उनके आश्रय में रहकर के सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी और भट्ट जगजीवन ने अभयोदय, रत्नु शाखा के चारण वीर भाण ने राजरूपक, श्रुति मिश्र ने अमृत चंद्रिता की रचना की थी। यानी कि इनके दरबार में कई सारे कवि थे, जिनमें से देखो एक तो आते हैं कर्णिदान जी, और कर्णिदान जी ने आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना कर दी थी और भट्ट जगजीवन ने अभ्योदय की रचना कर दी थी और वीर भाण ने राजरूपक ग्रंथ की रचना कर दी थी और श्रुति मिश्र ने अमर चंद्रिता ग्रंथ की रचना कर दी थी। तो इसमें है वो राजरूपक के अंदर इनका उल्लेख मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, में भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक है वो कौन था? तो स्वतंत्रता के समय जोधपुर के शासक आ जाएंगे आपके महाराजा हनुमंत सिंह जी। व्याख्या देखो इसकी, महाराजा हनुमंत सिंह महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उनका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ था और महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने भी पाकिस्तान भी गए थे, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए थे। यानी कि हनुमंत सिंह जी है वो पहले पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसी कार्रवाई बैठाई कि तुरंत ही ये भारत के अंदर मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा है इनके संस्थापक आपके आ जाएगा भाई राव दुद्दा जी जो है ये मेड़तिया शाखा के संस्थापक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या देखो पहले। मेड़तिया राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधा जी के पुत्र राव दुद्दा के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव नाम से ही मेड़तिया राठौड़ कहलाए थे और मेड़तिया राठौड़ को दुदावत राठौड़ भी कहा जाता है भाई, क्योंकि ये दुद्दा के वंशज है
तो इनको दुधावत राठौड़ भी कहते हैं। जैसे चुंडा के वंशज चुंडावत है, शक्ति सिंह के वंशज है वो शक्तावत है, उसी प्रकार दुधा के जो वंशज है उनको दुधावत राठौड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, यानी कि जोधपुर के किस शासक को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा राव लूणकर्ण जो है, इन्हें कलयुग का कर्ण के नाम से भी जाना जाता है भाई। बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकर्ण, जिनका शासनकाल 1505 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य हुआ रहा था, अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के कर्ण यानी कि बिट्टू सुजा के ग्रंथ जैतसिर छंद में के नाम से विख्यात है। यानी कि बीकानेर के जो शासक है राव लूणकर्ण, उनको बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ जैतसिर छंद के अंदर कलयुग का कर्ण कहा गया है। और राजा जो राय सिंह है उनको राजपुताने का कर्ण भी कहा गया है। तो इसके साथ में एक और ध्यान रखना आपको कि जो राय सिंह है बीकानेर के शासक, इनको राजपुताने का कर्ण भी कहा गया है। तो लूणकर्ण को तो कहा गया है कलयुग का कर्ण, जो कि बिट्टू सुजा ने कहा था, और राय सिंह को कहा गया था राजपुताने का कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने राव जैतसिर और छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। तो किसने कहा था, तो भाई राव जैतसिर का छंद किसका होगा, बिट्टू सुजा का है। तो बिट्टू सुजा ने कहा होगा कि ये जो राव लूणकर्ण है ये कलयुग का कर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो वो ग्रंथ आपके रहने वाला है राव जैतसिर और छंद, जो कि बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया था। इसके अंदर राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण भी कहा गया है, और इसके अंदर ही बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन भी मिलता है भाई। इसकी व्याख्या देखो, बीकानेर के राव जैतसिर की प्रशंसा में सुजा जी, जो कि बिट्टू सुजा नागरजोत, इनका पूरा नाम था बिट्टू सुजा नागरजोत, ने राव जैतसिर और छंद ग्रंथ की रचना की। इसमें राव जैतसिर तथा मुगल शासक कामरान यानी कि बाबर का पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 में युद्ध हुआ था, और उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो राव जैत सिंह को विजय श्री प्राप्त हुई थी, यानी कि इसमें जो राव जैत सिंह जी है इनको विजय प्राप्त हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। यानी कि 1544 में बीकानेर का जो पुनराधिकार दिया था वो राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। तो वो आपके रहने वाले शेरशाह ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसके बाद वो कल्याणमल को वहाँ का राजा बना दिया गया था। व्याख्या देखो इसकी, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया, और वहाँ का प्रबंध खवास खां को बनाया गया। तो वहाँ का प्रबंध किसको बनाया, तो खवास खां को वहाँ का प्रबंधक बनाया गया, और वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंप कर वह अपनी राजधानी लौट गया था। यानी कि शेरशाह सूरी ने 1544 के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को पराजित करके वहाँ फिर बीकानेर को अपने अधिकार में करके फिर इनको कल्याणमल को सौंप दिया बीकानेर, और मेड़ता सौंप दिया बीरमदेव को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष में किया गया था। तो जो नागौर दरबार लगाया गया था अकबर के द्वारा वो कौन से वर्ष में लगाया गया, तो 1570 के अंदर लगाया गया था। व्याख्या देखो इसकी, नागौर दरबार 1570 मारवाड़ की स्वतंत्रता में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उनके तत्वावधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकता की संज्ञा में गिने जाने लगे, एवं जो उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी कि राय सिंह को बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा किक्का को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना भी समाप्त कर दी थी, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वो जोधपुर की सहायता लेकर के गुजरात की और वो आक्रमण वगैरह कर रहे थे। तो कहा कि मारवाड़ पर अपना यदि कोई बैठा दो सेनापति, ताकि यहाँ से सहायता भी न मिल सके। इसलिए यहाँ का जो शासक है वो बीकानेर के राय सिंह को बना दिया गया था और सहायता समाप्त कर दी थी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर के अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। तो नागौर दरबार के समय अकबर ने
जोधपुर दुर्ग को राय सिंह के, जो कि बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो वो राजा आ जाएगा आपके अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन 1570 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। तो बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच जो प्रथम संधि पर हस्ताक्षर हुए वो किसने किए? तो वो आपके आ जाएगा कल्याणमल ने किए थे भाई। इसकी व्याख्या देखो, 1570 में ईस्वी में सम्राट अकबर ने नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए थे तथा अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। यानी कि कल्याणमल जी ने अपने दोनों पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह को साथ में लेकर के आए थे। इसमें कल्याणमल जी को तो मिल गया था बीकानेर, पृथ्वीराज को दे दिया था गागरोण और राय सिंह को दे दिया था मारवाड़। यानी कि तीनों का भी भला ही भला हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो बीकानेर के जो महाराजा थे राय सिंह वो गद्दी पर कब बैठे? तो वो आपके आ जाएगा 1574 ईस्वी के अंदर वो गद्दी पर बैठे थे। व्याख्या देखो इसकी, महाराणा राय सिंह 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक शासक रहे थे और कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह सन 1574 में बीकानेर के शासक बने थे। और अकबर के समय राय सिंह का जो मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब जो है वो 5000 जात और 5000 सवार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो वो शासक आ जाएगा आपके राय सिंह, कि राय सिंह है वो अकबर की सेवा में भी था और जहांगीर की सेवा में भी था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो वह आपका जाएगा 1574 से लेकर 1612 तक इसका शासनकाल रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का सबसे अगर कोई भरोसेमंद राजपूत शासक था तो वो राय सिंह ही था भाई, ठीक है ना। राय सिंह पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को ये मनसब दे रहे थे 5000 की सवार और 5000 ही जात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे थे। तो 2 मुगल बादशाहों की सेवा राय सिंह कर रहे थे, वो अपने आ जाएंगे अकबर और जहांगीर की सेवा में हाजिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर कीजिए। तो इसमें आपका जाएगा राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी मात्र 5000 का मनसब इनको प्राप्त था। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग भी लिया था। बिल्कुल सलीम यानी कि जहांगीर था, तो जहांगीर का जो मेवाड़ अभियान था इसमें भाग भी उसने लिया था 1603 ईस्वी के अंदर। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो इसमें मुगल सेना के साथ है वो बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। इसकी व्याख्या देखो, अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेनानायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़तिया जो कि जयमल का पुत्र था थे। चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों मारा गया था। यानी कि जलाल खां को चंद्र सिंह ने वहीं पर सिवाना के अंदर ही मार गिराया था भाई। फिर 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? तो बीकानेर के जो राजा राय सिंह है इनको 1593 ईस्वी के अंदर किस अभियान पर भेजा गया? तो वो अभियान आ जाएगा थट्टा का अभियान। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, काबुल के उपद्रव को दबाने के लिए मुगल सेना एक कंवर मान सिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1521 ईस्वी में काबुल भेजा गया था। यानी कि यहाँ से काबुल पहले मान सिंह को भेजा गया था
और मान सिंह जब पता चला कि यहाँ पे जो काबुल के जो कबीले हैं ये भारी पड़ रहे हैं, तो इनकी सहायता के लिए राय सिंह को भी 1581 ईस्वी के अंदर काबुल भेजा गया था। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अब्दुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा गया था और 1591 ईस्वी में खाने खाना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा गया और बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के थट्टा अभियान में भी राय सिंह सम्मिलित रहा था। यानी कि बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध जो दानियाल के 1593 ईस्वी के जो थट्टा अभियान हुआ था उसमें भी राय सिंह है वो शामिल था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान के हिस्सा नहीं थे? तो कौन से के हिस्सा नहीं थे? तो काबुल में वो गए थे, बलूचिस्तान भी वो गए थे, कंधार भी वो गए थे, थट्टा अभियान में वो गए थे, लेकिन बंगाल अभियान में ये राय सिंह जी नहीं गए थे। बंगाल अभियान में केवल और केवल मान सिंह गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो आपके आ जाएगा बीकानेर के राय सिंह ने बलूचिस्तान के अंदर जो बलूच कबीले थे उनका दमन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखो, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो 1572 से लेकर 1573 तक अकबर ने जोधपुर को बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर दिया था कब तक? तो 1572 से लेकर 1573 तक दिया गया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखो भाई, 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया और वहाँ उनका 3 वर्ष तक अधिकार भी रहा था। नेक्स्ट देखो, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? ये देखो भाई, कलयुग का कर्ण तो कहते हैं लूण कर्ण को। किसने कहा था? तो राव जैत सिंह ने कहा था। लेकिन यहाँ पे आता है तो जैत सिंह बिट्टू सुजा ने कहा था। अपने पुत्र राव जैत सिंह का जो ग्रंथ है उसके अंदर बिट्टू सुजा ने लूणमल को क्या कहा था? कलयुग का कर्ण। लेकिन यहाँ पे आता है राजपूताने का कर्ण, तो वो आपके रहने वाला है महाराजा राय सिंह। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा था और हजारों व्यक्ति पशु मारे गए थे। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले गए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई और राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता या दानशील प्रवृत्ति के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा था। यानी कि राय सिंह जब शासक बना था उस समय घोर त्रिकाल पड़ा था भाई। तो घोर त्रिकाल पड़ने के कारण लोग है, पशु है, सब भूख से मर रहे थे, पानी से मर रहे थे। तो इन्होंने सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपूताने का कर्ण की उपाधि भी दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लूण कर्ण को उपाधि किसने दी? तो वहाँ पे आ जाएगा आपके बिट्टू सुजा। उनका ग्रंथ कौन सा था? तो राव जैत सिंह का छंद के अंदर राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण किसे कहा? तो राय सिंह को कहा गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है, ध्यान रखना। इसमें मुंशी प्रसाद ने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने इसमें राय सिंह को कहा था राजपूताने का कर्ण। और वहाँ पे आपके आ जाएगा बिट्टू सुजा ने कहा था राव जैत सिंह के छंद के अंदर कि ये जो लूण कर्ण है ये कलयुग का कर्ण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? ये वीडियो के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण है वो किसने कहा था? तो वो आपका आ जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा था। और कलयुग का कर्ण कौन है वो आप कमेंट कर दो। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि भी दी गई थी? तो कौन से शासक थे जिसको अकबर ने एक तो शमशाबाद की जागीर दी, एक नूरपुर की जागीर दी और एक राय की उपाधि भी साथ में दी है? तो वो आपका आ जाएगा महाराजा राय सिंह। तो ये राय सिंह की इनको उपाधि दी गई थी, राय की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। व्याख्या देखो भाई इसकी, अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश, 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की गई थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव जो कि संस्कृत भाषा में राव सिंह से लेकर राय सिंह तक के श्लोकों में वंशावली दी गई है एवं ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नाकर जैसे ग्रंथों की रचना भी की गई थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी? तो बीकानेर के किस शासक ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की? तो वो आपका आ जाएगा राय सिंह ने ज्योतिष रत्नाकर की रचना की थी। नेक्स्ट देखो भाई, बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव
बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंह से लेकर के राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखाबद्ध की गई थी, तो वो भाषा आ जाएगी आपके संस्कृत के अंदर। यानी कि राय सिंह जो महोत्सव ग्रंथ लिखा था वो पूरा संस्कृत भाषा के अंदर लिखित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह आते हैं ये कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो वो आपका जाएगा शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन कौन थे, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह आते हैं भाई। ठीक है ना। कर्ण सिंह और अमृत सिंह जो नागौर वाले थे, इनके मध्य 1644 के अंदर एक मतिरे की राड़ हुई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्ण सिंह महाराजा सुर सिंह की मृत्यु पर उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे। कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित कर्ण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई थी, और जिनमें कर्ण भूषण जो गंगानंद मैथिली द्वारा रचित है और साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख थे। यानी कि कर्ण भूषण है, साहित्य कल्पद्रुम है, ये महाराज कर्ण सिंह के समय के आपको मिलेंगे साहित्य। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतिरे की राड़ नामक युद्ध कब हुई थी। तो GH ओझा के अनुसार मतिरे की जो राड़ होती है ये कब हुआ था, तो ये आपके रहने वाला है 1644 ईस्वी के अंदर। बीकानेर के थे कर्ण सिंह, नागौर के थे अमर सिंह, इनके मध्य एक मतिरे को लेकर के राड़ हो गई थी। तो ये कब होती है, 1644 के अंदर। व्याख्या देखो इसकी, मतिरे की राड़ 1644 ईस्वी में नागौर राज्य के राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतिरे की बेल लगी थी, और बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई, और वहाँ एक मतिरा लग गया था और जिस पर स्वामित्व को लेकर के दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश कर्ण सिंह थे, और ये झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ के कई सैनिक मारे गए, जो कि मतिरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो मतिरे के लिए देख लो कितने लोगों को काट दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो माही मरातीब की उपाधि औरंगजेब ने किस शासक को दी है, तो वो आपका जाएगा राव अनूप सिंह जी को माही मरातीब की उपाधि भी दी गई थी। व्याख्या देखो इसकी, औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी एक तो, और एक दी थी माही मरातीब की उपाधि दी गई। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों जैसे अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनुपोदय की रचना की गई। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनुपाकुश और अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी। और कालांतर में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली थी। तो संधि करने वाले बीकानेर नरेश कौन है, तो सूरत सिंह जी ने संधि 1818 के अंदर की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के नरेश अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। तो बीकानेर नरेश अनूप सिंह जी को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी, तो वो उपाधि आ जाएगी आपके माही मरातीब की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनूप सिंह संगीत ग्रंथ के रचनाकार है, तो कौन से संगीत रचनाकार इसके रहने वाले हैं, तो अनूप विलास जो ग्रंथ है इसके रचनाकार आ जाएंगे आपके पंडित भाव भट्ट। तो कौन रहने वाले हैं भाई, तो पंडित भाव भट्ट जो है वो आपके अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था, तो वो आपका आ जाएगा जो पंडित भाव भट्ट है। ये बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अपने ग्रंथों का नाम रखते थे, जैसे अनूप विलास है, अनूप संगीत है, ऐसे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना है वो किस शासन या किस शासक के काल में हुई थी। यानी कि जो काम प्रबोध है और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि है, इन ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में होती है, तो वो आपके आ जाएगा महाराजा अनूप सिंह के काल में इसकी है वो होती है विरच। क्वेश्चन देखो भाई, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो बीकानेर राज्य था इसके शासक कौन थे, वो आपके आ जाएगा महाराजा शार्दुल सिंह जो है वो उस समय इनके शासक थे। और इसकी व्याख्या देखो, महाराजा शार्दुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था।
इस कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में एक हैदराबाद और एक जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक करके भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। और महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को पत्र लिखा कि देश इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना थी वो मुगलों के द्वारा पराजित हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी पराजित? तो वह आपका जाएगा देबारी के अंदर 1680 के अंदर पराजित हुई थी। व्याख्या देखो, 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरमाड़ा का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? तो हरमाड़ा का युद्ध आपके आ जाएगा भाई हाजी खां और उदय सिंह के मध्य होता है हरमाड़ा का युद्ध। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ध्यान रखना इसका। हरमाड़ा का युद्ध है वो किसके मध्य होता है? तो हाजी खां और उदय सिंह के मध्य है वो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। और इसकी व्याख्या देखो, हरमाड़ा का जो युद्ध है वो 25 जनवरी 1557 ईस्वी को होता है और शेरशाह के सेना नायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें हाजी खां की विजय होती है और उदय सिंह की हार होती है भाई। हरमाड़ा का युद्ध 1557 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। इसमें आ जाएगा महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था गंगा सिंह जी ने। और उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे, ये गलत है, गजय सिंह के समय हुए थे। और 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी की थी। तो असत्य कथन जो है वो रहेगा आपकी कथन नंबर 3। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, गंगा सिंह जी के बारे में विस्तार से दे रखा है। देखो, गंगा सिंह जी 10 नवंबर 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 8 फरवरी 1921 ईस्वी को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना भी की गई थी। इस अवसर पर गंगा सिंह जी भी दिल्ली गए थे और जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए थे। यानी कि नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर आते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी। और सेकंड देखो, लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया था। और 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण वजह से वापस शीघ्र ही लौट आए थे। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था और दूसरे में भी गए थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वापस लौटना पड़ा था। तीसरा पॉइंट देखो, महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। इन्हें राजपुताने का भागीरथ भी कहा जाता है या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। तो राजपुताने का भागीरथ है अपने गंगा सिंह जी, आधुनिक भारत का भागीरथ कौन है? गंगा सिंह जी। और राजपुताने का कर्ण कौन है? तो राय सिंह जी। कलयुग का कर्ण कौन है? तो लूणकर्ण जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर है वो किससे बनाया गया? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी को नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो प्रथम चांसलर आ जाएगा आपके गंगा सिंह जी, बीकानेर के महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है इनको कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है राव सिंह आने वाले हैं। इसके बाद जो आएंगे वो आपके आ जाएंगे राव अस्थान, इसके बाद राव दुहड़ और दुहड़ के बाद राव रायपाल। यानी कि 1, 2, 3 और 4 इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सुमेलित कीजिए।
तो इसमें आपको सुमेलित करना था। तो देखो सबसे पहले दे रखा है शासक और सामने दे रखा है शासन काल। तो इसमें राव बिक्का का जो शासन काल रहा था वो आपका आ जाएगा 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक राव बिक्का शासक रहे थे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके राव लूणकर्ण जो है वो आपके रहे थे 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक है वो राव लूणकर्ण है वो शासक रहते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं राव जैत सिंह और राव जैत सिंह आते हैं आपके 1526 से लेकर के 1541 ईस्वी तक है वो राव जैत सिंह का शासन रहा था। फिर आते हैं राव कल्याणमल, तो कल्याणमल जी का शासक रहा था 1541 से लेकर 1574 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके सही रहने वाला है। तो ये थे भाई आपके राठौड़ राजवंश। और इसके बाद हम कर लेते हैं जो अन्य राजवंश बचे हुए हैं उनको एक बार वापस देख लेते हैं। देखो तो राठौड़ तो आपके हो गए पूरे, और अब कर लेते हैं अन्य राजवंश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1621 ईस्वी में घोषित किया था? तो कौन सा शासक था जिसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल पाली के अंदर ही घोषित कर लिया था? तो वो आपका आ जाएगा शहजादा अकबर। अकबर ने अपने आप को मतलब ये हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था और औरंगजेब के विरुद्ध वो विद्रोह कर दिया था अभी। व्याख्या देखो इसकी, औरंगजेब ने मेवाड़ में सेना अपने बेटे शहजादे अकबर के नेतृत्व में भेजी थी। यानी कि औरंगजेब ने भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना दे करके, लेकिन मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राज सिंह और दुर्गादास ने औरंगजेब का पुत्र जो शहजादा अकबर था उसे मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर मिला लिया था। यानी कि गया था आक्रमण करने के लिए, लेकिन सामने राज सिंह जी और दुर्गादास जी बैठे थे। उन्होंने इनको ऐसे मतलब कहते हैं ना कि वो बाटले में उतार लिया और बोल दिया कि जा औरंगजेब पर आक्रमण कर दे। तो इसने वापस अपने बाप पर ही आक्रमण कर दिया था, बाप की सेना और बाप पर ही आक्रमण। कूटनीति के प्रयोग से औरंगजेब ने शहजादे अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था, और लेकिन औरंगजेब के इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह की 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के पुत्र शहजादे अकबर ने 1 जनवरी 1621 ईस्वी में नाडोल यानी कि देसूरी तहसील पाली के अंदर में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर स्वयं के नाम के सिक्के और खुतबा जारी कर दिया था कि सिक्के भी निकाल दो और अपना खुतबा भी जारी कर दो। यानी कि दुर्गादास जी ने कैसे सेट किया इसको आप सोच सकते हो कि अपने आप को ये राजा समझने लग गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? तो निम्नलिखित जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसमें से 2 का चयन करना था जिन्होंने मुगलों का है वो सहयोग किया था। तो मुगलों का सहयोग करने वाला देखो राणा संगा तो कभी आएगा नहीं, चंद्रसेन कभी आएगा नहीं, तो पीछे बचे कौन है? मान सिंह और राय सिंह। मान सिंह अपने जोधपुर के और जयपुर के और राय सिंह अपने बीकानेर के। इन दोनों ने बिल्कुल मुगलों की हेल्प की थी। तो आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इसकी व्याख्या देखो भाई, जयपुर के कछुआ राजा मान सिंह और बीकानेर के राठौड़ शासक राय सिंह ने मुगलों का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सन 1177 में सामंत सीमा जो कि सामंत सिंह के द्वारा डैश 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 को पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। यानी कि 1177 ईस्वी के अंदर सामंत सीमा जो है वो किससे पराजित हो गए थे? तो वो आपके आ जाएगा कीर्तिपाल चौहान से पराजित हो गए थे, और उसके बाद वो डूंगरपुर की ओर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पहले इसकी व्याख्या देख लो। 1177 ईस्वी में लगभग जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल कित्तू से पराजित होने के बाद मेवाड़ के गुइल वंशीय शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की ओर वागड़ में आकर 1178 ईस्वी में आसपास गुइल वंश के राज्य की स्थापना की और वर्धपटक यानी कि बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? तो राजा बहादुर सिंह शेखावत जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो आपका आ जाएगा खंडेला के शासक बहादुर सिंह शेखावत थे। इसकी व्याख्या देखो, विक्रम संवत 1720 में बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। इन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का भी विरोध किया था। यानी कि बहादुर सिंह खंडेला के शासक थे और इन्होंने औरंगजेब की जो धर्म विरोधी नीतियां थी कि मूर्तियां तोड़ दो, जजिया कर लगा दो, उनका इन्होंने भरपूर विरोध किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औरंगजेब जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाखा हुआ था, क्योंकि इसमें
अर्ध शाखा हुआ था तो किस कारण से हुआ था, तो वो आपका आ जाएगा कि केसरिया तो इसमें हुआ था लेकिन जोहर इसमें नहीं कर पाए थे, ऐसा कहा जाता है भाई। कि इसमें राव लूणकरण ने 1550 ईस्वी के अंदर केसरिया तो कर लिया था लेकिन इसमें जोहर नहीं कर पाए थे, इसलिए वो अर्ध शाखा ही माना जाता है। व्याख्या देखो इसके। अर्ध शाखा, यह शाखा महारावल लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। इसे अर्ध शाखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था लेकिन पर्याप्त समय न होने के कारण महिलाओं ने जोर नहीं किया, अतः राजपूत वीरों ने अपने हाथों अपनी ही तलवारों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि वो जोहर नहीं कर पाई थी लेकिन उन सबको राजपूत राजाओं ने ही मार दिया था कि वरना ये जो मुगल आक्रांता है ये इनको लेकर के यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए अपने सतीत्व को बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपनी ही बीवियों को मार दिया था भाई। इसलिए ये अर्ध शाखा होता है 1550 के अंदर बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस में अर्ध शाखा हुआ था, तो किस में अर्ध शाखा हुआ था, आपको किले का नाम बताना था, तो वो आ जाएगा जैसलमेर के अंदर अर्ध शाखा होता है 1550 के अंदर और राव लूणकरण के समय होता है। नेक्स्ट देखो, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था, तो जाट वंश का जो आधिपत्य था उस समय दो ही रियासतें थी जाटों की, भरतपुर और धौलपुर। और भरतपुर और धौलपुर दो ऐसी रियासतें थी जिससे पूरा दिल्ली है वो थर थर काँपता था भाई कि कहीं सूरजमल ना आ जाए, कहीं जवाहर सिंह ना आ जाए, इसलिए इनकी दो रियासतें थी लेकिन पूरे राजस्थान में रियासत थी। व्याख्या देखो इसकी। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था और भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था, जिसके और इनके उत्तराधिकारी बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि भी इनको दी गई थी। इनके पुत्र सूरजमल उपनाम आता है जाट जाति के प्लेटो या जाटों का अफलातून और बचपन का नाम आता है सुजान सिंह। तो सूरजमल यानी कि सुजान सिंह बचपन का नाम था और इनको जाट जाति के प्लेटो भी कहते हैं या फिर जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ने सोदर के निकट भरतपुर में नवीन दुर्ग का निर्माण करवाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। इनके पुत्र जवाहर सिंह ने विदेशी लड़ाकों को एक पेशेवर सेना बनाई। इनके विरुद्ध रंजीत सिंह ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो वो आपका आ जाएगा महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे, तो महाराजा सूरजमल आ जाएंगे आपके बदन सिंह जी के पुत्र रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था, तो महाराजा सूरजमल जी ने राजस्थान के अंदर भरतपुर शहर की स्थापना की थी और वहाँ पे लोहगढ़ दुर्ग की नींव भी वहाँ पे रखी गई थी। नेक्स्ट देखो, भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे, तो जाट रियासत के संस्थापक पूछा जाए तो वह आपके आ जाएगा चूड़ामन और भरतपुर को राजधानी किसने बनाया, तो वह आपके आ जाएगा सूरजमल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जवाहर सिंह एवं रंजीत सिंह किस रियासत के, तो जवाहर सिंह और रंजीत सिंह किस रियासत के शासक थे, तो रियासत आ जाएगी आपके भरतपुर रियासत, यानी कि ये भरतपुर रियासत के शासक थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा, तो प्रतापगढ़ का शासक कौन नहीं रहा, तो वो आपका आ जाएगा रंजीत सिंह, क्योंकि रंजीत सिंह जो है ये यहाँ पे अपने भरतपुर साइड के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, तो महाराजा सूरजमल का जो बचपन का नाम आता है वो आपका आ जाएगा सुजान सिंह जी। इनको जाटों का प्लेटो भी कहते हैं या जाटों का अफलातून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था, तो टोंक की जो मुस्लिम रियासत है इसके संस्थापक कौन थे, तो वो आपका आ जाएगा अमीर खां पिंडारी, यानी कि अमीर खां पिंडारी जी ने टोंक के अंदर मुस्लिम रियासत की स्थापना की थी भाई। इसकी व्याख्या देखो, टोंक राज्य का संस्थापक अमीर खां पिंडारी 1768 से लेकर 1834 ईस्वी में की गई थी। तो कौन थे टोंक रियासत के संस्थापक, अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तालाब एसाई धौलपुर का निर्माण, तालाब एसाई जो कि धौलपुर में स्थित है, इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो वो आ जाएगा आपके सलेह खान ने तालाब एसाई का निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या देखो, तालाब एसाई धौलपुर स्थित इस झील का निर्माण फिरोज शाह द्वारा 1286 ईस्वी में किया गया था और इस झील के ऊपर सन 1622 ईस्वी में एक भव्य इमारत जिसका निर्माण शाहजहाँ के लिए जहांगीर के मनसबदार सालेह खान ने करवाया था।
और आजकल यह विश्राम गृह के रूप में काम में आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो तालाब था इसका निर्माण, ये जो झील थी धौलपुर में, इसका निर्माण तो फिरोज शाह ने करवाया था, लेकिन इसके ऊपर जो भव्य इमारत है वो करवाया था सलेह खान ने। ठीक है ना। और धौलपुर ज़िले में स्थित मचकुंड को तीर्थ स्थल का भांजा भी कहा जाता है। यानी कि धौलपुर ज़िले में जो मचकुंड स्थित है इसको तीर्थ स्थलों का भांजा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहाँ के लिए शिकार स्थल यानी कि शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? तो ये आपके आ जाएगा तालाब ए सई, जो कि शाहजहाँ के लिए शिकार खेलने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था भाई, जिसका निर्माण किया था सलेह खान ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? यानी कि कौन सा शासक है जो कि राजवंश या यादव राजवंश से संबंधित रहने वाला है? तो वो आपका आ जाएगा भाटी जो है वो यादव राजवंश से संबंधित रहने वाला है। व्याख्या देखो इनकी, जैसलमेर पर शासन करने वाले भाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी यादव एवं श्री कृष्ण के वंशज मानते थे और स्रोतों के अनुसार यादवों के ही वंशज भट्टी ने 285 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया था और इनके वंशज वो भाटी कहलाए थे। और गजनी के शासक टुंडी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगल राव परास्त होने पर तनोड़ की जैसलमेर आ गए थे और वहाँ पर भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित कर ली थी। यानी कि मंगल राव जी जब पराजित होकर के भटनेर छोड़कर यहाँ जैसलमेर आए थे तनोड़ के अंदर, तो यहाँ पे भाटी वंश की स्थापना कर दी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता था? तो राजस्थान के अंदर जो यादव राजवंश था वो एक तो करौली में था और एक जैसलमेर के अंदर था। यानी कि करौली एवं जैसलमेर दोनों में जो है वो अपने यादव राजवंश शासन कर रहे थे। यादव राजवंश का करौली एवं जैसलमेर में शासन था। करौली में यदुवंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी और 1650 ईस्वी में यहाँ के शासक धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो करौली को राजधानी बनाने वाले कौन थे भाई? तो करौली को राजधानी बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो महाराजा आ जाएगा महाराजा गोपाल दास को देव बहादुर की उपाधि से अकबर ने सम्मानित किया था भाई। व्याख्या देखो इसकी, अकबरकालीन करौली शासक गोपाल दास की सलाह से अकबर ने आगरा के किले में जीर्णोद्धार करवाया था। उन्हें देव बहादुर की उपाधि भी प्रदान की थी और गोपाल दास ने करौली के पास बहादुरपुर दुर्ग एवं गोपाल जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो देव बहादुर की उपाधि अकबर ने दी थी और किसे दी? तो करौली के शासक गोपाल दास को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वागड़ के जो परमार थे इनकी राजधानी कहाँ पर थी वो आपको बतानी थी। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई, जो परमार वंश थे उनकी राजधानी थी अर्थुणा इनकी राजधानी रहने वाली है। व्याख्या देखो, अर्थुणा वागड़ परमारों की राजधानी थी जिसके खंडर परमारों के पराक्रम को आज भी प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आज जो राजधानी है वो खंडर के रूप में स्थित है भाई, क्योंकि सारे जो महल वगैरह थे वो तो खंडर के रूप में बदल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि वृंश की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो कवि वृंश की उपाधि है वो मुंज को ये उपाधि दी गई थी भाई। व्याख्या देखो इसकी, परमारों का जो मूल स्थान है वो मालवा था। 997 ईस्वी में मुंज परमार ने अहाड़, चित्तौड़, चंद्रावती जो कि आबू के नाम से, किराड़ू जो कि बाड़मेर, अर्थुणा जिसे हम बांसवाड़ा के नाम से भी जानते हैं पर अधिकार कर लिया था। मुंज की ख्याति एक विद्वान एवं विद्वानों के संरक्षक के रूप में है। मालवा के प्रतापी शासक मुंज ने कवि वंश, उत्पल राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, वाकपति राज की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये भी आपके रहने वाला है राजा मुंज, इसको भी वाकपति की उपाधि दी गई थी। तो वाकपति की उपाधि भी इनको दी गई थी, श्री वंश की उपाधि भी या कवि वंश की उपाधि भी इनको दी गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के जो परमार वंश है इनके संस्थापक आपके रहने वाले हैं धूमराज जी। तो धूमराज है वो आबू के परमार वंश के संस्थापक
थे। व्याख्या देखो इसकी। आबू के परमार वंश का शासक या शासन का संस्थापक या वो मूल पुरुष पूछा जाए तो वो धूमराज था, परंतु इस वंश की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है और आबू के परमार की राजधानी है वो चंद्रावती मिलती है अभी। तो राजधानी ही चंद्रावती और इनका जो कह सकते हैं वंशावली जो प्रारंभ होती है वो उत्पल राज से प्रारंभ होती है और इनके जो संस्थापक या मूल पुरुष मानते हैं वो है अपने धूमराज जी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी। तो आबू के जो परमार थे इनकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो वो आपके आ जाएगी चंद्रावती। चंद्रावती राजधानी थी, उत्पल राज से इनकी वंशावली मिलती है और धूमराज जो है इनके मूल पुरुष रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो आपके आ जाएगा परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था भाई। तो परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसका निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। भोज परमार प्रतापी शासक हुए थे, वह बहुत बड़ा विद्या अनुरागी था। वल्लभ, मरुतुंग और सुबुध आदि अनेक विद्वान भोज के दरबार में सुशोभित थे। भोज ने चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन नारायण का भव्य शिव मंदिर बनवाया था भाई, और उसने धारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई थी जिसे भोजशाला भी कहा जाता है। यानी कि भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो कि एक शिव मंदिर है, और धारा नगरी चित्तौड़गढ़ में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला के निर्माण भी करवाया था। और उसने इसमें वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित की जिसे भारतीय सरस्वती देवी की प्रतिमा के रूप में स्वीकार किया गया था, जो कि वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक भी है। और भोज की विद्वता के कारण उसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चावड़ों का सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा था। जो चावड़ थे इनके सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा था, तो वो आ जाएगा भीनमाल। इनकी भीनमाल जालौर के अंदर चावड़ है वो सर्वाधिक राज कर रहे थे। व्याख्या देखो इसकी। भीनमाल के चावड़ा राजपूत का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में जब भीनमाल गया तो उस समय भीनमाल पर चावड़ा है वो शासन कर रहे थे। और ज्ञातव्य है कि संस्कृत लेखों में चावड़ा वंश को चाप या चपोतक या चाबोटक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृत लेखों में राजस्थान के किस वंश का नाम चाप, चपोतक या चाबोटक लिखा हुआ मिलता है, तो वो आपका आ जाएगा चावड़ा वंश जो कि भीनमाल जालौर में थे। इनका है वो संस्कृत अगर लेखों में इनका नाम देखा जाए तो वो आपके चाप है, चपोतक है और चाबोटक लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश 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 को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। तो किसको पराजित करके यहाँ पे भीनमाल में अधिकार किया था, तो चावड़ाओं को पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासन किया था। यानी कि राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक जो वंश था उसने यहाँ पे शासन किया था, तो वो आपके आ जाएगा बयाना जो भरतपुर के अंदर आता है। यहाँ पे वरिक वंश का कभी शासन हुआ करता था। तो ये नया क्वेश्चन है अभी RS 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश का वो शासन रहा है, तो वो आपका आ जाएगा बयाना भरतपुर के अंदर। इसकी व्याख्या देखो, 371 ईस्वी में विजयगढ़ जो कि बयाना के अंदर है, प्रशस्त्र शिलालेख में विष्णुवर्धन नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है और जिनके पिता यशोवर्धन थे। संभवतः ये समुद्रगुप्त के सामंत रहे थे। यानी कि विष्णुवर्धन है, यशोवर्धन है, ये मतलब वरिक वंश से संबंधित थे और इनका उल्लेख है वो विजयगढ़ का जो प्रशस्त्र शिलालेख है वहाँ से मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है। यानी कि हिंदू राजा जो हेमू था जिसको पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, इसका संबंध जो है वो किस राज्य से मिलता है, तो वह आपके रहने वाला है 2 नंबर यानी कि अलवर राज्य से संबंध था। तो हेमू विक्रमादित्य का संबंध कौन से राज्य से था, तो अलवर राज्य से वो संबंधित रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्याख्या देखो पहले इनकी। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिन्होंने हेमू के नाम से भी जाना जाता था का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के मच्छरी गांव में हुआ था भाई। यानी कि जो हेमू नाम से फेमस हुआ था राजा जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, इसका जन्म जो है वो अलवर जिले के मच्छरी गांव में हुआ था भाई। इसलिए अलवर ही इसका शासन कर रहा था, अलवर के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसमें आपका आ जाएगा अलवर के शासक जय सिंह ने इनको अपना पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। व्याख्या देखो इसकी। वर्ष 1923 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की थी और तत्कालीन अलवर के शासक पूर्व महाराजा जय सिंह ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था। तो पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हुआन च्वांग द्वारा लिखित या उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी? तो पीलो मोलो नामक जो स्थान है ये हुआन च्वांग जो चीनी यात्री था इसकी एक पुस्तक है पीलो होलो के नाम से एक स्थान को इसने उल्लेखित किया था। तो वो स्थान आता है आपके भीनमाल, यानी कि भीनमाल को उसने लिखा था पीलो मोलो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीलो मोलो शब्द है वो किस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो आपका आ जाएगा भीनमाल। व्याख्या देखो भाई इसकी। हर्षवर्धन के समय भीनमाल यानी खगोलविद ब्रह्मगुप्त एवं कवि माघ की जन्मस्थली आती है भीनमाल, और भीनमाल स्थान पर चीनी यात्री हुएनत्सांग यानी कि हुआन च्वांग आया था। हुएनत्सांग ने भारत की यात्रा का वर्णन या विवरण अपने ग्रंथ सियुकी में किया था और इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलो, तो गुर्जर राज्य के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया था? तो कुचिलो शब्द है वो गुर्जर के लिए यूज़ किया था, तथा इनकी राजधानी भीनमाल को पिल्लो मोलो नाम से अंकित किया था। तो गुर्जरों के लिए उन्होंने कुचिलो नाम है वो लिया था और भीनमाल के लिए उन्होंने पिल्लो मोलो नाम से उल्लेखित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? यानी कि जो ब्रह्म सिद्धांत थे उनके लेखक जो ब्रह्मगुप्त आते हैं वो किस शहर में रहकर के गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो वो शहर आ जाएगा आपके भीनमाल यानी कि पिल्लो मोलो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? तो वो यात्री आ जाएगा हुएनत्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर भी जानी जाती है? तो महाकवि माघ की जो नगरी है वो रहती है आपके भीनमाल यानी कि पिल्लो मोलो, भीनमाल के नाम से भी और कवि माघ की नगरी भी रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। किसके समय हुएनत्सांग राजस्थान आया था? तो हुएनत्सांग जो है वो राजस्थान किसके समय आया था? तो वह आपका आ जाएगा हर्षवर्धन के समय हुएनत्सांग राजस्थान आया था। ये भीनमाल भी गया था और अपनी पुस्तक सियुकी के अंदर इसने गुजरों के लिए तो कुचिलो शब्द यूज़ किया था और भीनमाल के लिए इसने कौन सा शब्द यूज़ किया था? तो वह आपका आ जाएगा पिलो मोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो दत्तानी का जो युद्ध होता है 1583 ईस्वी के अंदर, उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो वह आपका आ जाएगा महाराव सुरतान, यानी कि महाराव सुरतान जो थे उसमें सिरोही के शासक थे। और व्याख्या देखो इसकी। सिरोही में 1583 ईस्वी में लड़े दत्तानी युद्ध में तत्कालीन सिरोही महाराव सुरतान ने अकबर की सेना के 9 सेनापतियों को हराया था, यानी कि अकबर की सेना की ओर से 9 सेनापति और सामने अकेला सुरतान था जिसने दत्तानी के युद्ध के अंदर 1583 ईस्वी में सेनापतियों को हराकर वापस भेजा था भाई। तो दत्तानी का युद्ध कहाँ होता है? तो सिरोही में हुआ था। कब हुआ था? 1583 के अंदर। किसके मध्य होता है? तो सुल्तान और अकबर की सेना के मध्य होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देखो, रणथंभौर के हमीर देव चौहान थे, सिवाना के शीतल देव थे, चित्तौड़गढ़ के राव रतन सिंह थे, लेकिन जोधपुर के बोल रखा वीरमदेव, जोधपुर के वीरमदेव नहीं थे भाई। ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मध्यकालीन युद्धों को कालक्रमानुसार दीजिए। तो मध्यकालीन के जो युद्ध है उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है? तो सबसे पहले आ जाएगा आपके सामेल का युद्ध, उसके बाद आ जाएगा आपके धर्मत का युद्ध, उसके बाद आ जाएगा आपके सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद आ जाएगा आपके देवराई का युद्ध, यानी कि विकल्प नंबर 3 है वो इसमें सही रहेगा। तो सबसे पहले सामेल का युद्ध होता है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध धर्मत का युद्ध होता है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध और उसके बाद होता है देवराई का युद्ध, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो। सामेल जो कि जैतरण ब्यावर जिला का युद्ध होता है वो आपके होता है कब? 1544 के अंदर। इसको गिरी सुमेल क्या हो या फिर सामेल क्या हो, एक ही युद्ध है, ठीक है ना। तो सामेल का युद्ध क्या हो या फिर गिरी सुमेल वो एक ही है का युद्ध होता है 1544 में। और धर्मत का युद्ध होता है 1658 के अंदर, सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 के अंदर और देवराई का युद्ध होता है 1659
69 के अंदर, सॉरी 59 के अंदर, क्योंकि धर्मथ है, सामूगढ़ है और देवरई है, ये मुगल सम्राट के उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष हुए थे, वो युद्ध है, ठीक है ना। तो 1658, 1658 और 1659। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्ध और वर्ष में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है वो विकल्प जिसमें युद्ध और वर्ष सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना था। तो इसमें जो खातौली का जो युद्ध होता है वो 1517 के अंदर खातौली का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध है 1527 में होता है, और शामिल का युद्ध 1562 दे रखा है, लेकिन ये 1544 के अंदर होता है, ठीक है ना, ये इसमें गलत आ जाएगा। हरमाड़ा का युद्ध है वो 1557 में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो शामिल का युद्ध दे रखा है ये 1562 ने होकर के 1544 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महाराव का ताज पहन लिया था। तो किस शहर के भील शासक को पराजित करके जगमाल ने स्वयं ही महाराव का ताज पहन लिया, तो वो आपका आ जाएगा बांसवाड़ा के अंदर भीलों को पराजित करके जगमाल और राजा बन गया था। व्याख्या देखो इसकी, महाराव जगमाल सिंह ने बासना नामक भील को मार करके 1530 ईस्वी में लगभग बांसवाड़ा में गुइल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली थी। तो जगमाल ने अभी बासना नामक भील को पराजित करके बांसवाड़ा के अंदर गुइल वंश की और स्वतंत्र नींव डाल दी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली। तो जो बूंदी रियासत है वो अपने आ जाएगी राव छत्रसाल और राव भाव सिंह के काल के अंदर फली और फूली। व्याख्या देखो इसकी, 1241 ईस्वी में लगभग वहाँ हाड़ा चौहान देवा यानी कि देव सिंह ने मीणा शासक जैता को पराजित करके बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया था। और राव छत्रसाल, शत्रुसाल भी कहा जाता है, छत्रसाल हाड़ा ने 1621 से लेकर 1658 ईस्वी ने बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया था। और राव भाव सिंह हाड़ा जो कि 1658 से 1681 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा राजा बने थे। तत्पश्चात अनिरुद्ध सिंह के पुत्र बुद्ध सिंह राजा बने थे, और राजा बुद्ध सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया था, और बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब एवं कुछ परगने जागीर में दिए गए थे, और बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नेहतरंग नामक ग्रंथ है वो की रचना किसकी है, तो वो आपके आ जाएगी बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रचना रहने वाली है। बूंदी रियासत का अंतिम आधिकारिक शासक राव बहादुर सिंह थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। तो अंतिम जो आधिकारिक शासक आते हैं वो अपने आ जाएंगे महाराव राजा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो है बूंदी के अंतिम आधिकारिक रूप से शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ के शासक द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ धारण की गई थी। तो किस स्थान के शासक थे जो कि अपने आगे और पीछे रावल और महारावल की उपाधियाँ लगाते थे, तो वो आप आ जाएगा डूंगरपुर के शासक थे, वो अपने नाम के आगे है वो रावल और महारावल की उपाधियाँ लगाते थे। इसकी व्याख्या देखो, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, सुमेलित कीजिए। तो सामने शासक दे रखे हैं, उसके सामने राजवंश दे रखा है। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इनका वंश आता है आपके कौन सा वंश, तो चौहान वंश रहने वाला है। हरिश्चंद्र जो है ये आपके आने वाला है प्रतिहार वंश के जो संस्थापक कह सकते हैं और मूल पुरुष कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, वो आपके हरिश्चंद्र जी रहने वाले हैं। बप्पा रावल जो है ये आपके आ जाएगा गोहिल वंश, और जयचंद गढ़वाल जो है ये आपके गढ़वाल वंश से संबंधित रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश ये थे। तो कौन कौन से शासक थे या कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने राजस्थान के अंदर राज किया था, तो वो आपके रहने वाला है। एक तो गुइल राजवंश ने किया था मेवाड़ के अंदर, दूसरा आता है गहलोत राजवंश ने भी यहाँ पे राज किया था, फिर आता है परमार राजवंश ने भी यहाँ राज किया था, और चौथा आता है सिनवार राजवंश ने भी यहाँ पे राज किया था। लेकिन हरिहर राजवंश ने यहाँ पे शासक नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सही हो जाएगा। गुइल वंश, गहलोत वंश, परमार राजवंश और सिनवार राजवंश ने यहाँ पे राज्य किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही काल क्रम चुनिए, यानी कि सही काल क्रम का चयन करना था आपको। तो हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो इसमें आपके सबसे पहले जो रहने वाला है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले आ जाएगा तराइन का युद्ध, फिर आ जाएगा आपके खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी के अंदर होता है, फिर आएगा आपकी हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था, यानी कि 3, 2 और 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2
दो का चयन करें जिन्होंने मुग़लों का सहयोग नहीं किया था। तो मुग़लों का सहयोग नहीं किया था उसका चयन करना था, तो वो आ जाएगा राणा सांगा और राणा चंद्रसेन। इन्होंने मुग़लों का सहयोग नहीं किया था, इन्होंने मुग़लों को मुंह तोड़ जवाब दिया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्धों का सही कालानुक्रम है, यानी कि नीचे लिखे जगह युद्ध दे रखे हैं, उसमें से कौन कौन से युद्ध है उनके काल के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें देखो सबसे पहले जो आएगा वो तराइन का प्रथम युद्ध आ जाएगा 1191 ईस्वी के अंदर। फिर आएगा आपकी खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी के अंदर। फिर आता है गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 ईस्वी के अंदर। फिर आता है आपके बंटवाड़ा का युद्ध। ये आपके इतने युद्ध रहने वाले हैं। बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, और बंटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था वो आपके 1761 ईस्वी के अंदर होता है। और किस किस के मध्य हुआ था? तो शत्रुसाल व माधो सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें शत्रुसाल है वो विजयी रहा था। शत्रुसाल माधो सिंह के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध 1761 के अंदर विजय हुई थी शत्रुसाल की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सुमेलित करना था कि मारवाड़ के अंदर कौन सा वंश है वो राजवंश है वो शासन कर रहा था। तो मारवाड़ में आ जाएगा आपके राठौड़, मेवाड़ में आ जाएगा आपके कौन से सिसोदिया, आमेर में आ जाएगा आपके कछवा, बूंदी में आ जाएगा आपके हाड़ा राजवंश। यानी कि ए में 2 आएगा, तो ए में 2 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सुमेलित कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है सुमेलित करने के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो इसमें आपके आ जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर। सारंगपुर का जो युद्ध होता है वो आपके आ जाएगा भाई 1437 ईस्वी के अंदर। सारंगपुर का युद्ध 37, तो सारंगपुर से सारंगपुर से 37, ठीक है ना। और खातौली का युद्ध, तो खातौली का युद्ध आपके आ जाएगा भाई 1517 ईस्वी के अंदर। फिर आता है सुमेल का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध या इसको सोमल का युद्ध भी कहते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 1544 ईस्वी के अंदर बियावर के अंदर होता है। मालदेव की सेना और सामने बहादुर शाह की सेना शेरशाह की सेना युद्ध कर रही थी। तो इसमें आपके देखो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको युद्धों का सही काल क्रमानुसार लिखना था इसमें। तो सबसे पहले आपको युद्ध दे रखा है देखो खानवा का युद्ध। तो सबसे पहले होता है बटनेर का युद्ध, इसके बाद आपके हुआ था खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी के अंदर खानवा का युद्ध होता है। फिर आएगा आपके हल्दी घाटी नहीं गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर। फिर होता है हल्दी घाटी का जो कि 1576 के अंदर। तो युद्ध आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 1527 में खानवा, 1544 में गिरी सुमेल, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध और 1398 के अंदर बटनेर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आ जाएगा। इसकी व्याख्या देखो, बटनेर का युद्ध 1398 में होता है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में होता है, और गिरी सुमेल या सुमेल गिरी का युद्ध 1544 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्धों का सही कालानुक्रम लिखिए। तो युद्धों का सही कालानुक्रम लिखना था, तो इसमें भी आपके देखो आ जाएगा सबसे पहले आएगा तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी के अंदर होता है। इसके बाद आ जाएगा आपके गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 के अंदर हुआ था। इसके बाद आपके रहने वाला है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 के अंदर होता है। फिर आएगा आपके दिवेर का युद्ध जो कि 1582 या 1581 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 1 4 2 3। नेक्स्ट देखो, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सन दे रखे हैं और युद्ध दे रखे हैं और आपको इसमें सुमेलित करना था। तो इसमें आपके रहने वाला देखो गागरोन का जो युद्ध होता है वो हुआ था आपके 1519 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, गागरोन का युद्ध। फिर आता है आपके सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध हो जाएगा आपके 1437 ईस्वी के अंदर। फिर आएगा गिरी सुमेल का युद्ध, तो वो आ जाएगा आपके 1544 ईस्वी के अंदर। फिर आएगा आपके साहिबा का युद्ध क्या हो या पाहिबा का युद्ध क्या हो, ये आपके आ जाएगा 1541 और 42 ईस्वी के अंदर। तो साहिबा का युद्ध है वो देखो अपने जोधपुर के मालदेव थे और सामने थे बीकानेर के शासक। इनके मध्य जो युद्ध हुआ था, बीकानेर का राव जैत सिंह और अपने जोधपुर के थे मालदेव जी थे। और 1541 और 42 ईस्वी के अंदर साहिबा या पाहिबा नामक स्थान पर ये युद्ध होता है। इसमें राव जैत सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्धों का सही काल क्रमानुसार लिखिए। तो इसमें आपके युद्धों का सही काल क्रमानुसार आ जाएगा सारंगपुर का युद्ध जो कि 1437 में होता है। फिर आपका आएगा गागरोन का युद्ध जो कि 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। और
फिर आपके आ जाएगा बयाना का युद्ध और फिर आएगा आपके मावली का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी सही हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके राठौड़ राजवंश और अन्य जितने भी राजवंश आते हैं उनका जो दिशा बुक है उसके पूरे जितने भी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है भाई, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन वापस बनने वाले हैं भाई, क्योंकि एक टॉपिक में से अगर 100-200 क्वेश्चन बन गए तो और नए क्वेश्चन तो बनने की संभावना भी नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार घोड़ के चले जाना, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।